हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5 तारीख से 5 अगस्त से जो जयपुर टेक्नोविजन है उसकी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसपे जो अधीनस्थ बोर्ड में जो डिप्लोमा और डिग्री का जो जेएन का सिलेबस है उस पर सारे सब्जेक्ट के वीडियोज अवेलेबल होंगे, पीडीएफ अवेलेबल होगी और उसमें टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी है, टेस्ट सीरीज भी चालू होगी। तो पूरा एक सिलेबस पर्टिकुलर आपको पूरी तैयारी आप कर सकते हो। तो उस कोर्स, वो पेड कोर्स रहेगा, आप उसको मतलब खरीद सकते हो एक तरह से। और ये 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 5 अगस्त से। ठीक है, तब तक आप YouTube वगैरह पे जो हम पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उसको देख सकते हो। और 5 तारीख से आप पूरा जो सिलेबस है आपका पीडीएफ सहित उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो वीडियोस वगैरह है वो देख सकते हैं। पूरा कोर्स आप जेएन का जितना भी आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं आरसीसी के जो 21 नंबर का जो लेक्चर है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर आरसीसी वॉल और फाउंडेशन अपन पढ़ाएंगे। अपन बात करते हैं आरसीसी वॉल की। तो आरसीसी वॉल कैसे होती है, या कॉन्क्रीट वॉल, जैसे ये इस तरह से एक वॉल होती है। ठीक है, ये इसके नीचे फाउंडेशन आ जाएगी, ये इसकी हाइट है। तो ये क्या आ जाएगी, ये क्या कहलाएगी, हाइट, है ना। और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है, ये हाइट कहलाती है, ये थिकनेस ऑफ वॉल कहलाती है, और ये लेंथ कहलाती है। अब इस पे लोड कहां से आएगा, इस पे लोड आएगा ऊपर से, ऐसे लोड आएगा इस पे। तो कैसा लोड आएगा, कंप्रेसिव लोड आएगा। ठीक है, और लोड कहां से आ सकता है, हवा का। जैसे ये वॉल है तो लिटरल हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग सकता है, वर्टिकल फोर्स भी लग सकता है। तो हॉरिजॉन्टल लोड भी आता है और दूसरा वर्टिकल लोड भी आता है। तो इसके लिए आरसीसी वॉल के लिए सिलेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं अपन। सिलेंडरनेस रेशियो फॉर आरसीसी वॉल। ठीक है, तो सिलेंडरनेस रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका सिलेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल और इसकी थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल का जो रेशियो रहता है वो कितने से कम रहना चाहिए, 30 से कम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आरसीसी वॉल के लिए सिलेंडरनेस रेशियो हो जाएगा। किसका, आरसीसी वॉल का सिलेंडरनेस रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वॉल अपॉन थिकनेस ऑफ वॉल का जो अनुपात है वो 30 से कम या 30 के बराबर रहना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको एक तरह से आरसीसी वॉल या शॉर्ट वॉल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आरसीसी वॉल या शॉर्ट वॉल भी कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आरसीसी वॉल है इसका डिजाइन कॉलम की तरह ही होता है। इस पर कंप्रेसिव लोड आता है और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आ सकता है। तो इसका सिलेंडरनेस रेशियो क्या कहलाएगा, इसकी इफेक्टिव लेंथ मतलब इफेक्टिव हाइट और वॉल की थिकनेस का जो रेशियो है वो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इफेक्टिव हाइट है, ये मैक्सिमम कहलाती है। मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल अपॉन थिकनेस ऑफ वॉल का जो रेशियो है वो कितने से कम रहना चाहिए, 30 से कम या बराबर रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन आरसीसी वाल बोलेंगे या शॉर्ट वाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट वाल के अंदर 2 तरह के रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं। रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वॉल। आरसीसी वॉल के अंदर 2 तरह के रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं। एक होता है वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट को
ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। तो आरसीसी वॉल के अंदर दो तरह के रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं। एक तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट, वर्टिकल रेनफोर्समेंट मतलब उसकी जो हाइट के अंदर लगेंगे, और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का मतलब है जो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेंगे या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, अपन आरसीसी वॉल की थिकनेस की बात करते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल, आरसीसी वॉल की जो मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, या जिसको अपन कह सकते हैं 100 mm। इतनी कम से कम थिकनेस रखनी चाहिए। देखो आरसीसी वॉल का जो ये टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें से नॉर्मल क्वेश्चन जहां से बनेंगे वो इस तरह से बन सकते हैं। जैसे यहां से ये सिलेंडरनेस रेशियो पूछ सकता है, रेनफोर्समेंट कितने लग रहे हैं और इनकी कितनी क्वांटिटी लगती है वो पूछ सकता है, या आरसीसी वॉल की मिनिमम थिकनेस पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रेनफोर्समेंट की अपने को अलग अलग कंडीशन पूछी जाती है, और मिनिमम थिकनेस कितनी है वो कितनी है, और इनकी क्वांटिटी कितनी है अपन आगे पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आपके जो सिलेबस है उसके अंदर अलग से कोई पर्टिकुलर आरसीसी वॉल टॉपिक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पिछली बार 2016 के अंदर जब WRD का एग्जाम हुआ था उसमें भी नहीं दिया था। ठीक है, अभी भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछली बार आप देखो उसमें जो पेपर है उसके अंदर आरसीसी वॉल का एक क्वेश्चन आया था, सिलेबस में नहीं था फिर भी आया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल टॉपिक है आप उनको पढ़ के जाओ, चाहे सिलेबस में है चाहे नहीं है। सिलेबस वाले तो पढ़ना ही है, साथ साथ में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कॉलम से रिलेटेड ये आरसीसी वॉल का है तो इसको भी पढ़ लो। पिछली बार इसमें से क्वेश्चन आया था जबकि ये सिलेबस में नहीं था, फिर भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसलिए जो सिलेबस दिया है उसके साथ में थोड़ा बहुत है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, अपन बात करते हैं किसकी, रेनफोर्समेंट की। मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वॉल। ठीक है, तो इसमें जैसे बात करते हैं तो यहां आ गया टाइप्स ऑफ स्टील, स्टील के प्रकार। ठीक है, यह आ गया वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है, और यह आ गया हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। जैसे अपन बात करते हैं फॉर पहली कंडीशन फॉर Fe250, Fe250 का मतलब माइल्ड स्टील, या इसको और क्या कह सकते हैं, प्लेन बार, जिसका डाया ऑफ स्टील कितना हो 16 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आरसीसी वॉल के अंदर जो डाया लिया जाता है स्टील का वो कितना लिया जाता है 16 mm या 16 mm से कम, उससे ज्यादा नहीं रखते। एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा HYSD या TMT, या जिसको मैं डिफॉर्म्ड बार बोल सकता हूं। डिफॉर्म्ड बार में Fe415, Fe500, Fe550 जो भी है, इसका भी डाया कितना रखना है 16 mm के बराबर या 16 mm से कम। ठीक है, तो इसके लिए तीसरी कंडीशन और हो जाएगी, वायर फैब्रिक। वायर फैब्रिक, ठीक है, पिछली बार जैसे जो डिप्लोमा का पेपर हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था आरसीसी वॉल के अंदर, ये वायर फैब्रिक के लिए पूछा था कि वायर फैब्रिक की कंडीशन में वर्टिकल के लिए कितना है और हॉरिजॉन्टल के कितना है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए कितना वर्टिकल रखता है कितना हॉरिजॉन्टल रखता है, ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है। आरसीसी वॉल के अंदर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकाल रहे हैं अपन, यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं एएस मिनिमम, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील।
तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील माइल्ड स्टील के लिए कितना होगा, एस मिनिमम ये हो जाएगा 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया का है ना 0.15%। अगर इसको परसेंटेज को मैं ऐसे चेंज करूंगा 0.15 इंटू 100 इंटू ग्रॉस एरिया को मैं एजी से लिख दूं, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 0.0015 इंटू एजी, ठीक है। कई बार देखो रेशियो की फॉर्म में पूछा जाता है, तो ये एस मिनिमम है, एस मिनिमम बराबर कितना है 0.0015 एजी, एजी को एस मिनिमम के नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एस मिनिमम अपॉन एजी का अनुपात कितना हो जाएगा 0.0015। तो पिछली बार जैसे ये इस रेशो की फॉर्म में पूछा था, तो माइल्ड स्टील या प्लेन बार के लिए वर्टिकल रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, जितना स्लेब में लिखता है वैसे ही। स्लेब के लिए मिनिमम कितना होता है, इतना ही तो होता है। अब स्लेब में हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट तो आता नहीं है कि जो रेनफोर्समेंट रहता है वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में लगता है, लेकिन उसमें रेनफोर्समेंट वर्टिकल नहीं होते, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट इतना रहता है उसमें। अपन बात करते हैं स्लेब के अंदर हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट की, तो ये एस मिनिमम कितना लगेगा 0.25% इंटू एजी, ग्रॉस एरिया का 0.25%। तो 25 को अपन कैसे लिख सकते हैं 0.0025 इंटू एजी। रेशियो की फॉर्म में पूछेंगे तो एस मिनिमम अपॉन एजी का रेशियो क्या हो जाएगा 0.0025, ये हो जाएगा। तो आपको दोनों फॉर्म में पूछ सकता है। अपन बात करते हैं किसके लिए, HYSD या TMT के लिए या डिफॉर्म्ड बार के लिए। तो एस मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12% ऑफ एजी, एजी का ग्रॉस एरिया का इतना। तो वही परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0, परसेंटेज हटाएंगे तो 0.012 इंटू एजी, ठीक है। और एस मिनिमम का रेशियो और एजी का रेशियो पूछेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0012, ऐसे आ जाएगा। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल लगेगा जैसे इसमें 0.25% आ रहा है ना, इसमें आ जाएगा 0.20% ऑफ एजी। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0020 इंटू एजी। रेशियो की फॉर्म में पूछेगा तो एस मिनिमम अपॉन एजी 0.0020, ये रेशियो की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके लिए, वायर फैब्रिक के लिए। वायर फैब्रिक की कंडीशन में क्या आ जाएगा, इनको वेल्डेड वायर फैब्रिक भी कह सकते हैं, वेल्डेड वायर फैब्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कितना होगा, जितना डिफॉर्म्ड बार के लिए होता है उतना ही इनके लिए होता है। पिछली बार जो क्वेश्चन बना था ना वो यहां से बना था, तो इसके लिए कितना हो जाएगा एस मिनिमम, एस मिनिमम हो जाएगा 0.12% ऑफ एजी, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एस मिनिमम कितना हो गया 0.0012 ऑफ एजी। और रेशियो की फॉर्म में पूछेगा तो एस मिनिमम अपॉन एजी। तो देखो अगर रेशियो की फॉर्म में पूछा तो वही एस मिनिमम अपॉन एजी का रेशियो कितना 0.0012, ये रेशियो। पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा था एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट रेस्पेक्टिवली कितने होते हैं, तो ये मान इतना हो जाएगा। इधर बात करें तो एस मिनिमम 0.20% इंटू एजी, तो एस मिनिमम क्या हो जाएगा 0.20, परसेंटेज हटाएंगे तो 0.0012 इंटू एजी, जैसे 0.002, ठीक है, ये हो गया इंटू एजी। तो एस मिनिमम और एजी का जो अनुपात है वो कितना है 0.0020, ठीक है, एक ही बात है। तो ये रेनफोर्समेंट का मिनिमम रेनफोर्समेंट की कंडीशन होती है कि आरसीसी वॉल के अंदर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना लगता है। तो प्लेन बार के लिए ये है, HYSD के लिए ये है, वायर फैब्रिक के लिए ये है,
ठीक है, ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट की कंडीशन है, ये हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट की कंडीशन है। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट और वर्टिकल रेनफोर्समेंट दो तरह के रेनफोर्समेंट लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आरसीसी वॉल के अंदर जो रेनफोर्समेंट थे वो लग रहे हैं। अब जैसे मैं रेनफोर्समेंट की कंडीशन बताता हूं कि रेनफोर्समेंट कैसे लगता है। जैसे ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट किस तरह से लगेंगे, ऐसे लगेंगे। ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट लगेंगे और इनको हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट से बांधा जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट रहेंगे। दीवार है उसके अंदर जो खड़े रेनफोर्समेंट रहते हैं वो वर्टिकल रेनफोर्समेंट होते हैं, और उन खड़े रेनफोर्समेंट को बांधने के लिए जो रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। और ये कौन से हो जाएंगे, वर्टिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब जैसे इनको आरसीसी वॉल के अंदर वॉल के क्रॉस सेक्शन या प्लान में दर्शा के देखेंगे, तो जैसे मैं प्लान बना रहा हूं, जैसे प्लान के अंदर ये प्लान है आरसीसी वॉल का, है ना। तो प्लान में अपने को इसकी ये क्या दिख रही है, थिकनेस दिख रही है। थिकनेस को टी से दर्शा दूं, टी डब्ल्यू का मतलब आरसीसी वॉल की थिकनेस। ठीक है, तो अगर ये थिकनेस, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, इफ थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल, थिकनेस कम है 200 mm से, 200 mm से अगर थिकनेस कम है, भाई मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, 100 mm या 10 सेंटीमीटर। तो 100 से अगर 200 mm के बीच में है तो रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट आएंगे वो रेनफोर्समेंट सेंटर में आएंगे, यानी वॉल के सेंटर में लगेंगे। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएंगे, रेनफोर्समेंट एट सेंटर। रेनफोर्समेंट सेंटर में लगेंगे। और यदि बी पॉइंट आ जाएगा, इफ टी डब्ल्यू यानी आरसीसी वॉल की थिकनेस 200 mm से ज्यादा है, तो इसका जैसे मैं प्लान बनाता हूं, ये हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट आ जाएंगे। तो ये आरसीसी वॉल है जिसकी थिकनेस कितनी है, 200 mm से ज्यादा है, तो रेनफोर्समेंट दोनों फेस में लगेंगे, दोनों साइड फेस में। ये हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट आ गए। तो ये आ जाएंगे रेनफोर्समेंट एट बोथ साइड फेस, दोनों साइड फेस में लगेंगे। कब, जब आरसीसी वॉल की थिकनेस, जैसे ये आरसीसी वॉल है उसकी थिकनेस अगर 200 mm से ज्यादा है, तो साइड फेस का मतलब इधर वाला जो साइड फेस है उसकी साइड में और उधर वाले साइड फेस की साइड में रेनफोर्समेंट लगेंगे। अगर 200 mm से कम है तो रेनफोर्समेंट न इस साइड में रहेंगे न इस साइड में, सेंटर में लगेंगे। तो ध्यान रखना है कि आरसीसी वॉल की थिकनेस अगर 200 mm से ज्यादा हो जाए, यानी 200 mm से ज्यादा हो जाए, तो रेनफोर्समेंट है वो आरसीसी वॉल के दोनों साइड फेस में लगेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात करो चाहे वर्टिकल की बात करो। और अगर थिकनेस 200 mm से कम है तो आरसीसी वॉल में जो रेनफोर्समेंट लगेंगे वो आरसीसी वॉल के सेंटर में लगेंगे। ठीक है, और आरसीसी वॉल की जो मिनिमम थिकनेस रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है 100 mm या 10 सेंटीमीटर जिसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आरसीसी वॉल की जो मैक्सिमम स्पेसिंग रहती है उसकी बात करते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वॉल।
आरसीसी वॉल के अंदर रेनफोर्समेंट की मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग में दोस्तों जैसे रेनफोर्समेंट लग रहा है अपने दो, कौन कौन से लग रहा है? एक लग रहा है वर्टिकल रेनफोर्समेंट और दूसरे लग रहा है हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट में मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगी? एक तो हो जाएगी 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, वॉल की थिकनेस के 3 टाइम, और दूसरी हो जाएगी 450 mm। जैसे स्लैब में बात करते हैं, स्लैब में जो मेन रेनफोर्समेंट होती है उनकी मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है? 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ या 300 mm, दोनों में से जो कम होती है वही मैक्सिमम होती है। और यहां पर अपन बात करें तो 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ की जगह आता है थिकनेस ऑफ वॉल, और वहां आता था दूसरा 300 mm, 300 mm की जगह क्या आता है? 450 mm। इन दोनों में से जो कम होता है, विच एवर इज लेस, यानी इन दोनों में से जो भी या इनमें से जो कम होगी वही वर्टिकल रेनफोर्समेंट की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम स्पेसिंग हो जाएगी। अपन सेकंड बात करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए बात करें तो देखो, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए क्या होगा? 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, और दूसरा 450 mm। यानी सेम वर्टिकल रेनफोर्समेंट के लिए जो है वो की वही किसके लिए हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए हो जाएगी, विच एवर इज लेस। ये हो जाएगी। उसमें जैसे अपन स्लैब की बात करते हैं तो स्लैब में दो कंडीशन आती है। स्लैब में एक तो मेन रेनफोर्समेंट लगता है, एक लगता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेन रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग कितनी रहती है? मैक्सिमम 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, जो यहां पर है कितना? 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। दूसरा कितना वहां पे क्या रहता है? 300 mm, जो यहां पर कितना है? 450 mm। और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए होता है 5 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो यहां 5 इंटू इफेक्टिव डेप्थ किसी में भी नहीं है। दूसरा होता है 450 यानी 450 mm, तो यहां 450 mm है। तो एक स्लैब के मेन रेनफोर्समेंट की तरह मिलेगा और एक आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की तरह मिलेगा। तो ध्यान रखना, आप कई बार क्या होता है पूछ रहा होता है आरसीसी वॉल का, और आप बता रहे हो किसका? स्लैब का। या स्लैब का पूछ रहा होता है, आप बता रहे हो किसका? आरसीसी वॉल का। तो इस तरह से जो है ये स्पेसिंग है, इनको आप कंपेयर करके पढ़ो कि स्लैब में क्या रहता है, कॉलम में क्या रहता है, या बीम में क्या रहता है, आरसीसी वॉल में कितना रहता है, फाउंडेशन के अंदर क्या रहता है। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, या जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल या 450 mm। उतना ही हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल या 450 mm, ठीक है। आरसीसी वॉल के लिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। आरसीसी वॉल के लिए जो इफेक्टिव हाइट है उसका मान कितना रखा जाता है? तो मैं यहां बात करता हूं इफेक्टिव हाइट ऑफ ब्रेस्ड आरसीसी वॉल। इसमें दो कंडीशन है। जैसे फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, यानी दोनों सिरे हैं वो रोटेशन के अगेंस्ट क्या है? रिस्ट्रेंट है। मतलब आप इसको ये कह सकते हो बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है? देखो दो चीज होगी, तो फ्लोर और एक होगा इंटरसेक्टिंग वॉल।
इंटरसेक्टिंग वॉल। ठीक है, तो दोनों के लिए इफेक्टिव लेंथ का मान क्या होगा या इफेक्टिव हाइट का मान क्या होगा? HWE बोल सकता हूं मैं इसको, इफेक्टिव हाइट का मान। तो इफेक्टिव हाइट का जो मान है वो हो जाएगा 0.75 इंटू HW, और इसके लिए हो जाएगा 0.75 इंटू L1। ठीक है, किसके लिए? दोनों सिरे अगर फिक्स हो तब उस कंडीशन में, यानी इफेक्टिव हाइट चाहिए, आप इसको नॉर्मली इफेक्टिव हाइट बोल दो, तो 0.75 इंटू HW या 0.75 इंटू L1, ये दोनों क्या है? अब इन दोनों में क्या अंतर है मैं आगे बताता हूं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यानी इनमें से कौन सा मान आ जाएगा? कम वाला, लेसर वैल्यू ही अपने को यूज में लेनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनरिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, अनरिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड। अनरिस्ट्रेंट को अपन क्या कह सकते हैं? नॉट रिस्ट्रेंट। दोनों कंडीशन होगी, या अपन इसको ये कह सकते हैं बोथ एंड्स हिंज्ड। दोनों सिरे कैसे हैं? हिंज्ड वाली कंडीशन है। उस कंडीशन में फ्लोर्स के लिए, और दूसरा फॉर इंटरसेक्टिंग वॉल। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 1.0 इंटू HW, 1.0 इंटू L1। ये इनकी इफेक्टिव लेंथ का मान हो जाएगा। ये इस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ का मान ये हो जाएगा, और इस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ का मान ये हो जाएगा। अब इसमें जो HW है ये क्या है मैं यहां बता रहा हूं। HW है, यह है अनसपोर्टेड हाइट ऑफ वॉल। और ये कहां से कहां होगी? सपोर्ट के इंदर से लेके जो दूसरा सपोर्ट का जो इनर वाला पोर्शन रहेगा उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? HW, यानी अनसपोर्टेड हाइट ऑफ वॉल। जैसे कॉलम में रहती है अनसपोर्टेड लेंथ, यहां पर रहेगी अनसपोर्टेड हाइट ऑफ वॉल। और जो L1 है ये क्या है? L1 है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लिटरल रिस्ट्रेंट। जो लिटरल रिस्ट्रेंट है उनके बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है, जैसे एक वॉल है लंबाई में ही है, तो इधर वाला जो सपोर्ट है और इधर वाला जो सपोर्ट है जिनके बीच में वो लिटरली फिक्स है, तो उनकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या कहलाएगी? L1। और वॉल की जो हाइट है यहां से लेके ये हाइट है ये HW कहलाएगी, ये L1 कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो L1 होगी, ये HW होगी। तो फ्लोर के लिए निकालना, यानी इस फ्लोर और इस फ्लोर के बीच के ये निकालना है, तब उस कंडीशन में ये हो जाएगी और इस केस में ये हो जाएगी। ठीक है, और वॉल इंटरसेक्टिंग वॉल के लिए निकालना है, यानी इधर एक वॉल आ रही है इधर एक वॉल आ रही है, तो इन दोनों के बीच की जो इफेक्टिव लेंथ निकालनी है या इफेक्टिव हाइट निकालनी है, तो उस कंडीशन में अपन ये निकाल सकते हैं 0.75 L1 इस केस में, और इसमें 1.0 इंटू L1। ठीक है, तो ये दोस्तों RCC वॉल है, इसका ये जो टॉपिक है ये अपना कंप्लीट है। तो दोस्तों ये जो RCC वॉल है एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से देख लो 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप इस टॉपिक में जो 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखो कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लो। तो इसमें कोई ज्यादा ऐसा भी नहीं है, ये सिलेबस में नहीं होने के बाद भी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसको सिलेबस में नहीं है फिर भी इसको आप पढ़ो, और ये आपके JN में है ना, जैसे पिछली बार भी सिलेबस में नहीं थे फिर भी क्वेश्चन आते हैं, तो कोई छोड़ के नहीं जाना। इसमें ज्यादा पढ़ने में अपने को क्या है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा खराब हो जाएगा अपना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन बनने हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, RCC वॉल की मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना लगाया जाता है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है, और इफेक्टिव हाइट कितनी होती है। 4-5 क्वेश्चन है जो बढ़ा के कितने हो जाते हैं, टोटल 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे।
दोस्तों जो अपना पूरा सिलेबस है, जो डिग्री और डिप्लोमा का जो सिलेबस है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो दोनों का सिलेबस है, वो 5 अगस्त को अपना ये जो चैनल है, वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं। तो उस पर जो जयपुर टेक्नोविजन की जो वेबसाइट बनेगी वो 5 तारीख से चालू हो जाएगी। उस 5 तारीख से आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो उस पर मिल जाएगा। उसमें हमने वीडियो भी डालेंगे और उसमें जो PDF वगैरह है वो भी उसमें मिलेगी। साथ में उसमें हम टेस्ट सीरीज वगैरह का ऑप्शन भी रहेंगे। तो जो लड़के वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो वहाँ से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, और जो कोर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं वो वहाँ से कोर्स भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो लड़के जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो लड़के ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो आप जब ऑफलाइन गवर्नमेंट की जब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएंगे तब से ऑफलाइन भी चलेगी, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जो लड़के ऑफलाइन खरीद करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन जब तक चालू नहीं है तब तक आप यूट्यूब या जो ऐप है वहाँ से आप कोर्स खरीद के पढ़ सकते हो। और जैसे ही आप ऑफलाइन में आते हो तो आपको उधर कन्वर्ट कर देंगे, आपको एक्स्ट्रा फीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लड़के ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो जब तक ऑफलाइन नहीं खुलता है तब तक आप ऐप पे जाके कोर्स खरीद लो और वहाँ से आप पढ़ लो। जैसे ही आपका इधर ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी तब आपकी वो जो फीस वगैरह आपने जो वहाँ खरीदा है कोर्स, वो आपका इधर कन्वर्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट आपके हैं उनको वापस भी पढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस करवाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आपको क्या क्वेश्चन कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है, क्या है आपके कोई भी आप खुद जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है उनको सोल्व करके देख लो। ये नहीं कहता कि आप इस किताब को करो, केवल आप कोई सी भी मार्केट में जो भी बुक्स आती है अच्छी, मैंने नाम बता रखे हैं, उनको आप पढ़ो, ये नोट्स पढ़ो और उनको किताब को सोल्व करो। आपको तीसरी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसके बाद आपका कोई सिलेबस का जो या एग्जाम में जो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपका बाहर जाएगा। देखो मेरे को ऑफलाइन चलाते हुए काफ़ी समय हो गया है, 2014 से हम इंस्टीट्यूट वगैरह चला रहे हैं। तो उसमें आप जो पुराने लड़के पढ़े हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हो, या इंस्टीट्यूट वगैरह में है उसमें आप देख सकते हो। जो हम पढ़ाते हैं उसमें 97-98% जो आपका पूरा एग्जाम का पेपर है वो पढ़ाए हुए में से मिल जाता है, उसके बाहर नहीं जाता है। तो जो पढ़ाया है उसको आप कितने अच्छे से पढ़ते हो, उसमें से कितने अच्छे से आप क्वेश्चन बना पाते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है। जो सिलेक्शन होता है ना वो केवल पढ़ने से नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको देखो मेहनत करनी पड़ती है, लिख लिख के मेहनत करो। किसी का मान लो उसको याद नहीं हो रहा तो लिख लिख के याद करो। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व वगैरह करना नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अपना शुरू से स्कूलिंग इस तरह का है या कॉलेज भी इस तरह का है कि अपना सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता नहीं है। तो अपनी जो आदत होती है वो हमेशा सब्जेक्टिव की पढ़ी हुई होती है, अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना नहीं आता उसमें से। जो कॉलेज वगैरह है उसमें क्या होता है कि आपको कुछ टॉपिक पूछ रहा है, आप मेन चीज़ नहीं बता रहे हो और उसकी साइड की चीज़ भी बता रहे हो, तो आपका 10 नंबर का है तो उसमें से आपको 3 नंबर 4 नंबर मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आप मेन जो रीजन पूछ रहा है वो नहीं बता रहे हो, फिर भी आप उसमें आलतू फालतू की चीज़ें लिख रहे हो, तब भी आपको 2-3 नंबर मिल जाते हैं या 3 नंबर या 4 नंबर मिल जाते हैं 10 में से। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो पूछ रहा होता है वो डायरेक्टली आपको एक शब्द में या एक ऑप्शन में आपको आंसर देना होता है। तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है वैसी, तो प्रैक्टिस नहीं है तो जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी आदत कैसे आएगी। तो इसलिए जो लड़के ऑब्जेक्टिव की या इस तरह के पढ़ने का जो उनका तरीका हमेशा सब्जेक्टिव टाइप का रहा है, तो उनको हमेशा इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन कमज़ोर है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकालूं। और आप सेल्फ करो, किसी का सहारा मत लो, किताब वगैरह उसमें से पढ़ो, जो नहीं आ रहा है उसको अलग से मार्क कर लो। ठीक है, जो आ रहा है उसको करते चलो। कोई उसका अगर कहीं सॉल्यूशन मिलता है या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, तो उसमें उसका रीज़न है, जो भी रीज़न है उसको आप लिख लो बाद में अलग से। तो ऐसे करके जब आप एक एक सब्जेक्ट के, ये मान लो कि 1000 क्वेश्चन निकालोगे एक एक सब्जेक्ट के, तब आपके लगभग 7-8 या 10 सब्जेक्ट जो भी आते हैं उनके 8-10 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे। और उन 8-10 हज़ार क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका जेएन का बाहर नहीं आना है। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज की जाती है, टॉपिक तो वो का वही रहना है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, ऑप्शन इस तरह के सेट कर देते हैं कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं या अपन क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करो, आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको समझो वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में ऑप्शन पे आओ, फिर ऑप्शन को समझो कि हाँ क्या हो सकता है,
उस पर टाइम दो। फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में 200 क्वेश्चन करके बैठ गए। आप 50 क्वेश्चन करो या 40 क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन करो उनको अच्छे तरीके से करो, आराम से। सेकेंड टाइम करोगे तो टाइम कम लगेगा। तो पढ़ाई का एक ही तरीका है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और बार बार प्रैक्टिस करो। ये आंकड़े हैं, अपन बहुत जल्दी भूल जाते हैं इनको। सारे सब्जेक्ट है, एक साथ उठाओ। अभी आपके पास टाइम है, आपका इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है। आप नॉन टेक्निकल को भी टाइम दो, टेक्निकल को भी टाइम दो, पढ़ते रहो। धीरे धीरे जब ये 1-2 महीने 3 महीने तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा तो आपकी तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ और कमियां और जो बाकी की चीजें हैं, पेपर को किस तरह से फोकस करना है, उन चीजों पर ध्यान देना है। आपका जो पढ़ना था वो पढ़ लिया आपने। लेकिन अगर आप अभी हताश होकर ये सोचते हो कि मैं 1 ही महीने के अंदर पूरा सिलेबस करके बैठ जाऊं, तो वो चीजें नहीं होती है। इंजीनियरिंग में कभी भी पूरा आप एकदम कंठस्थ नहीं हो सकते। बार बार पढ़ोगे तो आपको याद होगा। ठीक है, जो एग्जाम है वो समझने से और रटने से 2 तरीके से निकलता है। आप रटोगे तो भी नहीं निकल सकते, समझोगे तब भी नहीं निकलोगे। रटने से और समझने से ही पेपर फाइट किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।